नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्राणेश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 को ध्यान रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम 2017 में जो ईवीएस का क्वेश्चन आया था उनके 30 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ पूछताछ करना हो तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है। इस पे आप जो है कि कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का वीडियो। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। ठीक, इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम की स्थापना। वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों और अन्य स्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करने के उद्देश्य से की गई है। यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है। ठीक, तो ये था इसके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। ठीक, और भारत में प्रदूषण के मापन का कार्य कौन करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है ये एक्टिव वल्केनो जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक, अब इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है, तो कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के में स्थित है। ठीक, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्व तट पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में है। अगर बात करें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन सा है, तो वो किलायू है। ठीक, कौन सा ज्वालामुखी है, तो किलायू ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो कोटोपैक्सी है ये कहाँ पे है, तो इक्वाडोर में है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इक्वाडोर के एंडीज पर्वतमाला में। और भी अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह भूमध्य सागर के माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के माउंट एटना भी एक ज्वालामुखी है। ठीक, पर यह कहाँ पे है, सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक, अब बात करें आगे इसमें तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो बात करें तिब्बत के सांगपो नदी को, तो तिब्बत के सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बात करें ब्रह्मपुत्र के, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और वहीं पे एक नदी है जो यूपी में प्रवाहित होती है जो कि अयोध्या में है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको अयोध्या में जो है वो सरयू है। ठीक, और जो इलाहाबाद में संगम बनाती है गंगा के साथ वो है यमुना। ठीक, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, जमुना, न कि यमुना के नाम से।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घास भूमि क्षेत्र के पायतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो अगर बात करें घास भूमि के पायतंत्र में, तो इसमें सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होंगे वो होंगे मांसाहारी। यानी कि जब ऐसे पिरामिड बनेगा ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे घास का मैदान रहेगा, उत्पादक रहेंगे, फिर उसके बाद घास को खाने वाले भेड़ बकरी रहेंगे, फिर उसके बाद भेड़ बकरी को पता चला कि ऊपर जो है क्या कहते हैं कि इंसान आ जाएंगे और भेड़ बकरी भी आ जाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, शेर होते हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो है ये हो जाएंगे मांसाहारी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये उसका डायग्राम दिया हुआ। घास भूमि क्षेत्र के पायतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। कैसे? ठीक, देखिए यहाँ पे उत्पादक कौन होता है? पौधे, वनस्पति, घास। ठीक, इनका उपभोग कौन करेगा? प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, टिड्डा, चूहा। अब इनको जो है कि खरगोश, चूहा, टिड्डा जो है इनका कौन उपभोग करेगा? तो द्वितीयक उपभोक्ता यानी छिपकली और सांप। टिड्डा को कौन खा जाएगा? छिपकली। खरगोश और चूहा को कौन खा जाएगा? सांप। और छिपकली और सांप को तृतीयक उपभोक्ता कौन वो करेगा? तो बाज करेगा। और बाज क्या है? तो बाज घास फूस ये सब तो खाता नहीं। बाज क्या है? मांसाहारी है। तो घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र का सामान्य खाद्य जाल ये था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जो पृथ्वी से सटा हुआ है। अगर बात करें इसकी तो जो वायुमंडल है इसमें जो परतें हैं, तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या है? सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल। यह 0 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर उसके ऊपर क्या है? समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर है। फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे तो मध्यमंडल आएगा जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। फिर इसके बाद इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आयन मंडल आएगा जो कि 80 से 400 किलोमीटर है। और सबसे ऊपरी जो सबसे बाहर है उसको बहिर्मंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर के ऊपर है। ये कुछ उसका स्ट्रक्चर है। ठीक, क्षोभ मंडल यहाँ पे देखिए पृथ्वी से नज़दीक सबसे जो है ये क्षोभ मंडल है। ठीक, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके ऊपर समताप मंडल होता है जिसमें जेट प्लेन ये सब उड़ते हैं। ठीक, और जो सैटेलाइट होते हैं वो जो है कि क्या कहते हैं बहिर्मंडल में स्थित होते हैं। और तापमंडल में इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। जो रेडियो तरंगें जाती हैं नीचे से और फिर यहाँ से टकरा करके फिर वापस आती हैं। अब आगे बढ़ें इसमें बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक, अब बात करें अगले क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1945 में स्थापित। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जिसके 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। ठीक, और ये 5 स्थायी सदस्य देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस तथा चीन। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे और जब वही प्रमुख उत्पादक है तो उससे किसी भी जीव को जो है भोजन नहीं प्राप्त हो पाएगा।
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उसके बारे में। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कोयला, खनिज तेल, जल ऊर्जा, पवन, परमाणु ऊर्जा आज सभी सौर ऊर्जा के परिवर्तित रूप हैं, परंतु वर्तमान में युग में मुख्यतः कोयला, खनिज तेल तथा जल विद्युत को ही ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, वो तो अलग बात है कि आप किसको प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, तो हमारे पृथ्वी पे तो वो है सूर्य का प्रकाश। एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग जो है कि किस लिए होता है, तो एक मार्ग जो है कि गुणवत्ता से संबंधित है। किसी भी वस्तु पे जो एक मार्ग बना होता है वो उस वस्तु की गुणवत्ता को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक मार्ग। एक मार्ग भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय यानी वाणिज्य यानी व्यापार, ठीक, विपणन मतलब व्यापार एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि संबंधित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए निर्धारित किया गया है। एक मार्ग प्रमाणीकरण आयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करके उनके स्तर के अनुसार अनुरूप विभिन्न श्रेणियां प्रदान करता है। एक मार्ग उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ के चयन में सहायता करता है। विभिन्न श्रेणियों के आधार पर ही उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता का ज्ञान होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो जल पाया जाता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा, आर्सेनिक एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है। क्या है? उपधातु है जो जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि में जल प्रदूषण आर्सेनिक की वजह से ज़्यादा है। इन सभी राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। बात करें वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की, तो भारत सरकार ने देश के वन्यजीवों की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्यजीव तथा उनके व्युत्पन्न अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। कौन सा लागू किया? 1972 लागू किया। इस अधिनियम को वर्ष 2003 में संशोधित करते हुए कानून के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया। ठीक, इसमें संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक, किण्वन एक जैव यहाँ पे जैव होगा, जैव की जगह पे जैव होगा। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक प्रमुख है। ठीक, अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो USSR। किससे लिया गया? USSR से लिया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए उसके बारे में दिया हुआ है कि वर्ष 1976, कब? वर्ष 1976 में किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 यानी 4 मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को रूस यानी जो कि पहले USSR था, इस नाम से रूस के संविधान पूर्व में USSR से लिया गया है। अब इसमें बात करें आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की, तो ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा सिंपल सी बात है, हम जब सोते हैं तो भोर का तारा होता है जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। इस धुरी
का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव है और दूसरा उत्तरी ध्रुव है। अगर इस धुरी से एक समांतर रेखा खींची जाए तो वह ध्रुव तारे तक जाएगी। ठीक, अगर इस धुरी से, यानी कि पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसके समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह ध्रुव तारे तक जाएगी। यही कारण है कि ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है और उत्तरी आकाश के सभी तारे इसके चारों ओर घूमते नजर आते हैं। इसी कारण इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। हालांकि ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 431 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक, लेकिन अत्यधिक चमकदार होने के कारण इसे आसानी से देखा जा सकता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2018 में भी आया था और 2017 में भी है। ठीक, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1973 में। ठीक, इसके बारे में देखें, वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन हेतु राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। लेकिन उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फूलों की घाटी डक वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। इस उद्यान को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। अब इसके बारे में देखें तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। हालांकि जन्म के समय शिशुओं में लगभग 270 से 300 हड्डियां होती हैं, जो उम्र बढ़ने और विकास के साथ साथ आपस में जुड़कर 206 हो जाती हैं। हड्डियों के बारे में कुछ प्रमुख बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहा जाता है, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है जिसे स्टेप्स कहते हैं। यह लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती है। ठीक, अब इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। क्या है ये? ग्रीन पीस एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसके अलावा 55 से अधिक देशों में 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा में हुई थी। ठीक, बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्पेस है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान स्पेस का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें जल का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक, और NADP का अपचयन होगा। अगर बात करें इसमें तो देखिए ये कुछ प्रक्रिया इस प्रकार है। पौध यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरिम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरिम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, यहाँ पे प्रकाश लिखा है ना, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरिम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
इसमें जो मुख्य प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें होता क्या है 6CO2 + 12H2O। ठीक, जब इनका प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है 6O2 और 6H2O। ये जलवाष्प निकलती है और ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एवं NADP का अपचयन, रिडक्शन होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में NADP, इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट क्या इसका फुल फॉर्म है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट एक अति महत्वपूर्ण कोएंजाइम है। यह पौधों की कोशिकाओं में ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों के वाहक, एनर्जी कैरियर के रूप में कार्य करता है, यानी संसाधन का काम करता है। यह पौधों की कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉनों और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? अगर बात करें LPG के संदर्भ में, पहला लिखा हुआ है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है। अगर बात करें LPG तो बात तो सही है, यह एक स्वच्छ ईंधन, इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, यह उच्च ऊष्मीय मान का है। हाँ, सही बात है, इसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है LPG का। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। हाँ, जब आप अपने घरों में गैस चूल्हे को जलाएंगे तो उसमें से नीली लौ निकलती है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। नहीं, इसमें मीथेन उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, तो इसमें क्या सत्य नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं, डी ऑप्शन असत्य है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है LPG गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होती है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। यानी कि ये जो LPG होती है इसमें गंध नहीं होती, इसमें गंध अलग से, गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिलाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यानी ये जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये किसने लिखा है, ये एक बुक है। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसने लिखा है, तो बात करें इसकी तो इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन में। ठीक, किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रचना चार्ल्स डार्विन की है। जैव विकास के संदर्भ में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मकर रेखा कहाँ स्थित है, तो अगर बात करें मकर रेखा की तो इसमें हम आपको ऐसे वो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी है। अब इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। एक रेखा यहाँ से गुजरी है जो कि भारत से होकर के जाती है, और एक रेखा यहाँ से गुजरी है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर जाती है। तो जब बात करें मकर रेखा की, तो आप ऐसे समझिए कि हिंदुओं का एक फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, जिसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। तमाम जगह लोग खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक, और ये कब होता है, तो ये होता है ठंडियों में, जनवरी में होता है, 14 जनवरी के आसपास, 14 या 15 जनवरी में। तो जो त्यौहार होता है मकर संक्रांति, तो उस समय ठंडी पड़ती रहती है। ठीक, तो ठंडी पड़ती रहती है, तो इस समय इसका मतलब है कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ होगा। ठीक, जब सूर्य भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ होगा ठंडियों में, तो उसी समय मकर संक्रांति होती है। और जब मकर संक्रांति होती है तो इसका मतलब कि जिधर सूर्य रहेगा उधर ही मकर रेखा स्थित होगी। तो मकर रेखा किस ध्रुव में होगी, तो साउथ पोल में होगी। और साउथ पोल में होगी तो कहाँ पे होगी,
जो ये कर्क रेखा होती है ये भी साढ़े 23.5 उत्तरी अक्षांश में होती है, ठीक। और ये जो मकर रेखा होती है ये 23.5 दक्षिणी अक्षांश में होती है। तो मकर संक्रांति कब होती है? ठंडियों में, और ठंडियों में सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इधर होता है। तो इसलिए मकर रेखा कहाँ अवस्थित होगी? दक्षिणी गोलार्ध में होगी। और ये जो रेखा होती है ये कर्क रेखा होती है, ये रेखा मकर रेखा होती है, और दोनों की वैल्यू सेम होती है 23.5 23.5 नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है अक्षांश व देशांतर। देखिए हमारे पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, जो पृथ्वी पे रेखाएं ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक। इनके बीच की दूरी समान होती है और इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक। इनसे जो है देशों की अवस्थिति जो है कि देखी जाती है। और ये जो रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे, ये रेखाएं ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी कम होती है, न्यूनतम होती है, और भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है। और इनको क्या कहते हैं? तो इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। समझ में आया? अब जो है कि बात करें इसकी, तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है। मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 साउथ पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा, ठीक। अक्षांश रेखा और काल्पनिक रेखा, ठीक। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, समय, स्थान और समय का पता लगाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं कोऑर्डिनेट्स हैं। इन्हें समझने के लिए नीचे दी गई जानकारी है। अक्षांश रेखाएं यहाँ पे दिया हुआ है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो ये पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी अगर ये पृथ्वी है तो ये ऐसे ऐसे खींची गई हैं, ठीक। ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नीचे देखिए भूमध्य रेखा लिखा हुआ है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांशों को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काटती है, ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, में बांटती है। दूसरी सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ठीक। ये आपकी रेड वाली क्या हो गई? भूमध्य रेखा हो गई, ठीक। अब क्या कहते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं इनके जो बीच की दूरी होती है, चूँकि समांतर होती हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच की दूरी कितना होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। उपयोगिता इनके किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण की स्थिति, वहाँ की जलवायु, ताप का पता लगा चलता है, ठीक, इनकी स्थिति से। देशांतर रेखाएं ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों को, ठीक, ऐसे जो दोनों ध्रुवों उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखाएं 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखाएं कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। दूसरी भूमध्य रेखा पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, यानी जो ऐसे भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे इनके बीच की दूरी है जो देशांतर रेखाएं हैं सबसे अधिक होती है, ठीक। और ध्रुवों की ओर जाती हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। जब इधर से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती हैं। उपयोगिता इनसे किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम की स्थिति और वहाँ से स्थानीय समय का निर्धारण होता है। मुख्य अंतर के सापेक्ष यहाँ पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में अंतर बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिए, अक्षांश रेखाएं, दिशा, अक्षांश रेखाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, ठीक।
181 इसलिए है अक्षांश रेखाओं की संख्या क्योंकि 0 डिग्री है अक्षांश भूमध्य रेखा है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 90 इधर हैं और ऐसे 90 इधर हैं, ठीक। तो इसलिए इनकी कुल संख्या 181 है। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, 1 मिनट माफ़ करिएगा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 359। और जो 0 डिग्री है इसी को काउंट करते हैं 360 भी। तो ये ओवर 0 डिग्री और 360 जो होती है वो ओवरलैप कर जाती हैं, तो इसलिए इनकी संख्या मात्र 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। बात करें दूरी की तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है 111 किलोमीटर। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी दूरी ध्रुवों पर कम, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। काम क्या करती हैं? अक्षांश रेखाएं जलवायु और स्थान बताती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय और स्थान बताती हैं। यानी स्थान तो दोनों बताती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं जलवायु की स्थिति बताती हैं और देशांतर रेखाएं समय बताती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, ठीक। हेग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। कब की गई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना? तो जून 1945 में किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया। इस न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, स्थित शांति महल में है। यानी नीदरलैंड के हेग में एक शांति महल है, वहाँ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इस राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हुए इसमें बात करें, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर से लगभग क्या कहते हैं कि 15-20 किलोमीटर दूर पे पुष्कर है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, वहाँ पे पुष्कर मेला लगता है, ठीक। बात करें इसके बाद, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर अवस्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, ठीक। तो बात करें पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक, तो वो है UVC, ठीक। UVC जो है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इसका जो रेडिएशन होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे खतरनाक होता है। उत्तर यहाँ देखिए, पराबैंगनी किरणों में UVA तथा UVB सूर्य के प्रकाश से समाप्त होती हैं, जिनमें UVA कम हानिकारक जबकि UVB अधिक हानिकारक त्वचा कैंसर हेतु होती है। यानी UVB से त्वचा कैंसर होता है, और ये UVA और UVB सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती हैं, ठीक। कहाँ से? पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती हैं, जिसमें UVA कम हानिकारक एवं UVB अधिक हानिकारक होती है, और यह त्वचा कैंसर हेतु होती हैं। जबकि UVC जो है वो व्यक्तियों द्वारा कृत्रिम तरीके जैसे कार्बन, लोहा या अन्य धातुओं के विद्युत आर्क, मरकरी, वेपर लैंप आदि से प्राप्त होती है, और यह सबसे अधिक खतरनाक होती है। देखिए UVA और UVB जो है ना, ये दोनों जब सूर्य के प्रकाश से आती हैं तो ओजोन लेयर इनको अवशोषित कर लेती है और ये बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक। लेकिन जो UVC है यह कृत्रिम है, तो इसको ओजोन परत अवशोषित नहीं कर पाती है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती है इंसानों के लिए कहें या फिर सभी जीव जंतुओं के लिए कहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? बात करें इसमें कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो वो है कवक। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है।
कवक जैवमंडल का जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक है। यानी कवक एक तरह से कहा जाए तो जीव है, ठीक। शेष तीनों जैवमंडल के अजैविक घटक हैं, क्योंकि अजैविक घटक में पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज आते हैं, जो कि श्वसन नहीं करते हैं और न ही प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं। जबकि जैविक घटक में आने वाले समूह प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। यानी कवक जो है वो अपना परिवार, अपनी मात्रा बढ़ा सकता है और वो श्वसन भी करता है, ठीक। तो ये जो आंसर है इसमें कवक अजैविक घटक नहीं है, बाकी सब अजैविक घटक हैं। कवक जो है ये जैविक घटक है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, ठीक। ये अगला क्वेश्चन जो है वो है गिरसेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो गिरसेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में अवस्थित है। इसके बारे में देखें, देखिए ये दिया हुआ है, गिर लायन प्रोजेक्ट या एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में विलुप्त प्राय एशियाई शेरों, एशियाटिक लायन को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक प्रमुख वन्यजीव पहल है। मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं स्थापना इस परियोजना की शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1972 में की गई थी, जिसके तहत 1973 में लगभग 600 स्थानीय मालधारी परिवारों को अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र से बाहर, यानी कि 600 परिवारों को एक जो क्षेत्र था जहाँ पे बनाया गया उससे बाहर स्थानांतरित किया गया, ताकि मानव पशु संघर्ष कम हो और वनस्पति का विकास हो सके। यानी जो इनके प्राकृतिक आवास हैं उसका विकास हो सके और जो गिर शेर हैं इनके और मानव के बीच संघर्ष कम हो सके, ठीक। आवास और सुरक्षा, इन शेरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च कानून संरक्षण प्राप्त है। सफलता की कहानी, संरक्षण प्रयासों के परिणामस्वरूप शेरों की आबादी जो 1913 में सिमट कर लगभग 20 रह गई थी, अब वह 600 से 900 के बीच पहुंच गई है। जो बब्बर शेर होते हैं ना उन्हीं को गिर शेर कहते हैं, ठीक। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है WWF से आशय है। तो WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, ठीक। देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष को अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संरक्षण हेतु इस संगठन का गठन वर्ष 1961 में हुआ था और उसी वर्ष इसका पंजीकरण एक परोपकारी संस्था के रूप में हुआ था। यह संस्था पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी मामलों पर कार्य करती है। आखिरी क्वेश्चन आज का, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गंगोत्री ग्लेशियर होगा, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी का नाम पड़ता है अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियों के मिलने से जो धारा बनती है वो गंगा कहलाती है। हम गंगा नदी तंत्र अपने चैनल पे हम पढ़ाएंगे अच्छे से, और एक इसकी सभी नदियों की सहायक नदियों का भी वीडियो हम जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, गंगा नदी प्रवाह की लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। नोट, पौराणिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से जब हिमालय से निकलने वाली अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में, देखिए यही हमने बताया ना, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं, तो इसके बाद इनकी संयुक्त जलधारा को गंगा नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आज की का एक वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक। और कोई भी क्वेरी हो तो आप बेशक जो है मुझे
मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 7398767471। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।